हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सैलरी चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो आज की क्लास में हम उसको कवर करेंगे, प्लस सैलरी के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा सैलरी चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। ओके। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। सर सेक्शन याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सेक्शन याद करना पड़ेगा, वरना आप पता नहीं रहेगा कि कौन से सेक्शन में रिलीफ मिली है। ठीक है। ठीक है सर। क्या होता है इसमें। इसमें होता क्या है, देखो बच्चों। मान लो किसी साल की सैलरी थी। मान लीजिए 2011 या 12 की सैलरी थी मुझे। वो जाकर रिसीव मुझे अब आ रही है, हो रही है रिसीव मुझे अब हो रही है। अब सोचिए 2011 में वो मिलती, तो उस टाइम हो सकता है मेरा जो सैलरी थी उस टाइम कम होगी। बढ़ बढ़ के अब 2023-24 में ज़्यादा हो गई होगी। हाँ सर। तो मेरा टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ गया होगा। हाँ सर। टैक्स स्लैब बढ़ गया होगा। तो सेम इनकम पे अगर वो उस टाइम रिसीव होती तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता। हाँ सर। अब वही इनकम आज रिसीव हो रही है, तो उस पर मुझे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए उस टाइम पे मैं 10% के स्लैब में था, आज मैं 30% के स्लैब में हूँ। तो अगर वही इनकम मुझे उस टाइम पे मिलती तो मैं उस पर 10% टैक्स देता, लेकिन वही इनकम मुझे आज में मिल रही है तो उस पर मैं 30% टैक्स दूंगा। उस पर 30% टैक्स दूंगा। तो इनकम तो मेरी तब की है, लेकिन रिसीव मुझे आज हो रही है, जिसकी वजह से मेरा टैक्स ज़्यादा मुझे देना पड़ रहा है। तो एसएससी बहुत परेशान हो गए, क्या सर ये तो गलत है, हम हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए एक रिलीफ लेके आते हैं। उन्होंने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 दिया। बोला कि देखिए, आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो आपको इनकम रिसीव हुई है इस साल, जो इस साल आपको इनकम रिसीव हुई है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, और ए वाई कितना है सर 24-25। ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें एक काम कीजिए आप कैलकुलेट कर लीजिए सैलरी इंक्लूडिंग और सैलरी एक्सक्लूडिंग। जो आपको एरियर मिला है, उस साल का एरियर जो मिला है, अब मिला है जाके, उसके लिए क्या कीजिए। मान लीजिए इस साल मुझे सैलरी मिली है 10 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है सर। उसमें जो पिछले साल का एरियर मिला है, जो पुरानी सैलरी मिल रही है, एरियर क्या होता है, जो एकुमुलेटेड अमाउंट है पिछले साल का सैलरी का। मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर 2015-16 का है। प्रीवियस ईयर 15-16 से रिलेटेड कोई सैलरी का अमाउंट अब जाके मुझे मिल रहा है, अब जाके मिल रहा है। ठीक है। ठीक है सर। तो मान लीजिए 3 लाख रुपए मिला। तो एक बार इंक्लूड करेंगे सैलरी इंक्लूडिंग और सैलरी एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे हो गई 13 लाख, यहाँ पे हो गई 10 लाख। दोनों के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया करंट का। सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रीवियस ईयर 15-16 का, असेसमेंट ईयर 16-17। क्या करेंगे, सैलरी इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग। उस साल में कितनी सैलरी मिली वो डाल देंगे यहाँ पे। फिर एरियर ऐड कर देंगे, अगर वो सैलरी उस टाइम में मिलती तो कितनी होती, नहीं मिली, यहाँ पे 3 लाख ऐड कर देते। अगर उसी साल मिल जाती तो अमाउंट आएगा यहाँ पे, फिर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। टैक्स आ जाएगा। हाँ सर। फिर
जो टैक्स आया, मान लीजिए यहाँ पे आया आपका 50,000 मान लीजिए, और यहाँ पे आया आपका 30,000, अजम्पशन बेसिस पे चल रहा है अभी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 आया, यहाँ पे 30,000 आया, कोई रेट के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करी, एक रैंडम फिगर मान ली समझाने के लिए। यहाँ पे टैक्स आया 50,000 और यहाँ पे 30,000। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ पे आया आपका 20,000, यहाँ पे आया 10,000। ठीक है, ठीक है सर, दोनों के अंदर डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना टैक्स का इम्प्लीकेशन आ रहा है सर? 20,000। और यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 10,000। ठीक है, अगर वो इनकम मुझे अभी मिल रही है तो उसकी वजह से कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है सर? 20,000। अगर वो इनकम मुझे उस टाइम पे मिलती तो कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ता है सर? 10,000। तो अभी मुझे कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है सर? 20 में से 10 माइनस कर देंगे, 10,000 रुपये मुझे एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये इनकम अभी जो मिल रही है उसकी वजह से मुझे कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है सर? 20,000 रुपये। अगर वही इनकम मुझे उस साल में रिसीव होती, जिस साल की इनकम है, तो उस टाइम पे कितना टैक्स देना पड़ता? एडिशनल टैक्स सर 10,000। ठीक है, तो 20,000 मुझे अभी देना पड़ रहा है, उस टाइम पे 10,000 देना पड़ता है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 10,000 का। तो ये 10,000, 10,000 क्या बन जाएगा? रिलीफ बन जाएगा अंडर सेक्शन 89। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो हम क्या करेंगे, सैलरी लेंगे करंट प्रीवियस ईयर की, उसमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वो इनकम, वो एरियर ऐड करके और एक्सक्लूड करके दोनों पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर जिस साल की इनकम है उस साल में सैलरी में इंक्लूड और एक्सक्लूड करके फिर उस टाइम का टैक्स निकालेंगे दोनों। फिर जो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग है दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कितने का टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, करंट में कितने का इम्प्लीकेशन आया है, और उस टाइम पे अगर मिलता तो कितने का आता। ठीक है, देखा इस टाइम पे सर इतने का इम्प्लीकेशन आ रहा है 20,000 का, उस टाइम पे आ रहा है 10,000 का, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है जो एरियर मिलता है सैलरी का। आपने सुना होगा कि न्यूज़ में आता है कि गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पे रिवीजन कर दिया। क्या होता है ये सब? क्या होता है पे रिवीजन में? क्या होता है कि गवर्नमेंट जो बेसिक पे होती है उसको रिवाइज कर देती है, लेकिन वो होता है बैक डेट से। ठीक है, बोल दिया कि 2018 से बेसिक पे रिवाइज होगी, आज चल रहा है 23। अब 2018 में एम्प्लॉयर को पता तो है कि पे रिवीजन होगा, लेकिन कितना होगा कुछ पता नहीं, तो उस टाइम पे उसने कुछ नहीं किया। अब आज के टाइम पे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके जो भी इनकम आई, अगर वो इनकम उस टाइम पे मिलती तो उस पे कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ता, और उस वो इनकम मुझे आज मिल रही है तो उस पे कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, जो एडिशनल टैक्स दोनों के बीच में, आज के टाइम पे जो एडिशनल टैक्स है और उस टाइम पे एडिशनल टैक्स जो निकला, दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अब ज़्यादा मुझे टैक्स देना पड़ रहा है ना? तो जितना अब ज़्यादा देना पड़ रहा है वो मेरा मार्जिनल रिलीफ बन जाएगा। मान लीजिए उस टाइम पे मुझे 50,000 देना पड़ता, अभी मुझे 40,000 देना पड़ा है, तो कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। उस टाइम पे मुझे 50,000 देना पड़ता, अभी 1 लाख देना पड़ रहा है एडिशनल टैक्स, कितने का मिल जाएगा सर? 50,000 का। ठीक है, ठीक है सर, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बन जाएगा। ओके, ओके सर। ये कब किस किस कंडीशन में मिलता है? ऑन अकाउंट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, एरियर ऑफ पेंशन मिला फैमिली को तो उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलेगी अगर एग्जेम्पशन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के अंदर, जो उनका सेक्शन है रिस्पेक्टिव सेक्शन 10(10)(c), उसके अंदर अगर हमने एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है। इसके अंदर रिलीफ तभी मिलेगा जब हम ने इसके जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं 10(10)(c), 10(10)(b) जो है उसके अंदर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करी। अगर कर ली है तो फिर इसका रिलीफ हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।
चलिए। 28 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो करंट ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर है, उस पे इस इनकम का क्या इम्पैक्ट है, सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। इन केस ऑफ मिस्टर हरी who turned 71 years on a 28 March 24, you are informed that the salary computed for the previous year 23-24 is 10,20,000 and arrear of salary received is 345। मिस्टर हरी हैं जो 71 ईयर्स के हैं, उनको 23-24 में 10,20,000 की सैलरी मिली। ठीक है, और 3,45,000 क्या मिला? एरियर ऑफ सैलरी मिला, जो कि पिछले सालों से रिलेटेड है। अब कौन कौन से साल है वो अभी नीचे दे रखा होगा। फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स टू विच एरियर आर रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल। कौन कौन से साल का एरियर मिला है उसको? 2010-11 का मिला है। ठीक है, उस टाइम टैक्सेबल सैलरी थी 7,10,000 और उसका एरियर 1,03,000 अब मिला है। अच्छा, 11-12 उस टाइम टैक्सेबल सैलरी थी 8,25,000, उसका उसमें और एरियर उस साल का कितना है? 1,17,000। फिर 12-13 उस टाइम पे टैक्सेबल इनकम थी 9,50,000 और उसका उस साल का जो एरियर 1,25,000 मिला है। ठीक है, तो उस टाइम की टैक्सेबल इनकम ये रखी है जो एम्प्लॉय ने अपनी रिटर्न फाइल करी है। ठीक है, उस टाइम की टैक्सेबल इनकम ये है। ये उस साल से रिलेटेड एरियर है जो कि अब जाके मिला है। अब जाके मिला है, उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं था क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था कितना मिलेगा। तो अब जाके मिला है और अब इसके ऊपर टैक्स देना है। कितना देंगे अभी देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो एरियर नाउ रिसीव्ड हो गया। हाँ सर, टोटल कर लीजिए। 3,45,000 आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। Compute the relief available under Section 89 and the tax payable for the AY. Assume that Mr. Hari exercised the option of shifting out of default tax regime provided under 150 BSC। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर, इसका रिलीफ दोनों ही सेक्शन में मिल जाएगा आपको, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी, ऑप्शनल में भी, दोनों में मिलेगा। चलिए, पार्टिकुलर हो गया। हम अभी कौन से उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सर? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये इंक्लूडिंग एरियर है और ये एक्सक्लूडिंग एरियर। सैलरी इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग एरियर। पूरा लिख दे क्या? हाँ सर, पूरा ही लिख दो, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो हम। चलिए, पूरा ही लिख लेते, कोई बात नहीं। तो लाइन नहीं खींचती सीधी। हाँ, कोई बात नहीं सर। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, सैलरी इंक्लूडिंग एरियर्स, सैलरी एक्सक्लूडिंग एरियर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो सैलरी कितनी है प्रीवियस ईयर 23-24 की? 23-24 की सैलरी कितनी है सर? 10,20,000। अच्छा, हाँ सर, ठीक है सर। अब इसमें एरियर ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? कितना है एरियर? वही सही था, यही ठीक है।
3,45,000। और यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग एरियर हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एरियर कैलकुलेट करना है। टोटल कीजिए कितना हो रहा है, ये इनकम कितनी हो रही है सर? ये हो गया 13,65,000, और ये हो गया 10,20,000। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है सर, अब टैक्स कैलकुलेट कीजिए। टैक्स कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है स्लैब के हिसाब से। कौन से रिजीम है ये सर? शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है सर। और एज कितनी है इनकी सर? 71। 71। मिस्टर हरी हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसे पता सर? मान लिया, अजम्पशन ले लिया कि ये क्या है, रेसिडेंस ऑफ इंडिया है। ठीक है। ठीक है, तो स्लैब कौन सा लगेगा इन पे सर? 3 लाख वाला लगेगा। 3 लाख तक एग्जाम, उससे ऊपर 5%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 से ऊपर 30%। तो निकालिए। 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000 ये हो गया, और 5 लाख के ऊपर 20%, 1,10,000 ये हो गया, प्लस 3,65,000 का 30%, 1,09,500 प्लस 1,10,000। तो ये आ गया आपका। ठीक है। ठीक है सर, अब इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए। 20,000 का 30% निकालिए, कितना हुआ सर? 6,000। उसमें 1,10,000 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 1,16,000। ये कैसे निकला ये आपको निकालना है। ठीक है, इस स्लैब देख के आपको खुद निकालना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कैसे निकला। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन आपको मैं नहीं बता रहा, स्लैब वाइज आपको देखना है कि कौन सा स्लैब में कवर है, और उसके हिसाब से निकालना है। प्लस प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देना है। ठीक है। ठीक है सर। ये है आपका 228,280, और ये है आपका +4,640, 1,20,600 इतना। ठीक है। ठीक है सर, डिफरेंस निकालिए। टैक्स का कितना इम्प्लीकेशन है इस इनकम की वजह से? अगर ये इनकम नहीं होती मेरी तो कितना टैक्स बनता है? अब ये इनकम मुझे मिल रही है, एरियर ऑफ सैलरी मिल रही है, तो इसकी वजह से कितना और टैक्स देना पड़ेगा मुझे सर? 1,07,640 रुपये। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ए। ठीक है। ओके सर। अब निकालते हैं प्रीवियस ईयर, जिन जिन से इनकम रिलेटेड है। 3 साल का निकालना पड़ेगा सर? बिल्कुल, 3 साल का इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं।
ये प्रीवियस ईयर हो गया। कौन सा प्रीवियस ईयर था, एक बार प्रीवियस देख देख लें सर। 10/11, 10/11 से स्टार्ट है। और ठीक है, ठीक है सर। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग अब निकालते हैं तीनों सालों का, कि अगर इंक्लूड होता तो उस टाइम पे कितना इम्प्लीकेशन आता। ये हो गया इंक्लूडिंग एरियर, और ये एक्सक्लूडिंग एरियर। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पार्टिकुलर सैलरी। तो अब रिलेवेंट ईयर्स की जो टैक्सेबल सैलरी है वो हम डाल देते हैं। 10/11 में थी 7,10,000, फिर 8/25 और 9/50। वेरी गुड। तो ये हो गया 7,10,000, 7,10,000, 8/25, 8,25,000, और लास्ट कितना था सर? 9/50, 9,50,000। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें एरियर ऐड कर दीजिए, जिस जिस साल का जितना एरियर था वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे तो एक्सक्लूडिंग वाले में कुछ करना नहीं है। हाँ सर, इंक्लूडिंग वाले में ऐड कर देते हैं। 1,03,000, 1,17,000 और 1/25। ठीक है, 1,03,000, 1,17,000 और 1,25,000। ठीक है, ठीक है सर। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी बन गई? अगर उस टाइम इंक्लूडिंग, अगर इंक्लूड करके मिलता तो कितनी बनती, और नहीं है तो कितनी होती? तो 7,10,000 में 1,03,000 ऐड करते तो ये होता 8,13,000। ये उतना ही रहता, ये 8/25 ही रहता है, ये 9/50 ही रहता। और सेकंड वाले का ऐड करते हैं 8/25, 1,17। ओहो, 942, 9,42,000। और ये हो गया आपका 9/50 प्लस 1,25,000, 10,75,000। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है। अब इसके लिए सर उस टाइम का हमें स्लैब चाहिए। हाँ, बट उससे पहले, उससे पहले हमें चेक करना है कि उस टाइम पे ये पर्सन क्या था। जैसे कि अभी इसकी एज कितनी है? एज है सर 71 ईयर्स। 28 मार्च 24 को ये 71 का हो गया। तो प्रीवियस ईयर 10/11, 11/12 और 12/13 में एज कितनी रही होगी? तो एज निकालते हैं पहले। ठीक है, 2011 में कितनी एज रही होगी मार्च में? तो 24 में से 11 गया, कितना हो गया सर? 13। तो 2024 में से 2011 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 13। तो 13 साल पहले, आज वो 71 का, तो 13 साल पहले कितने का होगा सर? सर 13 साल माइनस कर देंगे। सर 58 ईयर्स। उस टाइम पे सर ये था 58 ईयर्स ओल्ड। एज यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एज। एज आपको अगर एक का निकल के आता है, आपको एज भी लिखनी है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 58 ईयर्स, यहाँ पे फिर अगले साल 59 का हो जाएगा, और ये 60 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके हिसाब से हमें अपना स्लैब चूज करना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे स्लैब अलग अलग हुआ करते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। देखिए 11-12 प्रीवियस ईयर, 10-11 इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर 10-11 इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा सर, ए वाई होगा 11-12, ठीक है। सेम 11-12 के लिए 12-13, 12-13 के लिए 13-14, ठीक है, ठीक है सर। तो 11-12 में जो 60 साल से ऊपर के थे, 60 साल या उससे ऊपर के थे रेसिडेंट, उनके लिए ये स्लैब था, और अदर देन ये था, ठीक है। तो उस टाइम क्या वो 60 साल का था, नहीं सर 60 साल का नहीं था। तो प्रीवियस ईयर 10-11 में ये वाला स्लैब लगेगा, ये वाला, ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट ईयर क्या वो 60 का हो गया, नहीं सर नेक्स्ट ईयर भी 7 का नहीं हुआ, तो उस टाइम पे भी इधर वाला लगेगा 12-13 में भी। फिर सर प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 13-14, ठीक है। प्रीवियस ईयर 12-13 और असेसमेंट ईयर 13-14 में वो 60 साल का हो गया था, तो उस टाइम पे ये लगेगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंगली, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और जितना, ये तो हमारा इनकम टैक्स का रेट दे रखा है, ये जो स्लैब है वो इनकम टैक्स का, उस टाइम पे हमारा 3% एजुकेशन सेस लगता था, जैसे अभी हेल्थ एंड एजुकेशन 4% है, उस टाइम पे 3% लगता था। और सेस किसके ऊपर लगता है सर, इनकम टैक्स के ऊपर, जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो पहले स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें 3% ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। चलिए प्लस एजुकेशन सेस एट द रेट 3%, ये मैंने पहले से ही इसको सॉल्व कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना मेन कंसर्न है, ठीक है। तो टैक्स पेबल आपको खुद निकालना है कैसे आया, ठीक है। मैं अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे, स्लैब के हिसाब से आपको देख के खुद निकालना है। मैंने स्लैब बता दिया कौन सा स्लैब कौन से ईयर के लिए लगेगा। चलिए अब अमाउंट नोट डाउन करते हैं। 97,976, 134,600, 9950, 147500, 115,000। अब 3% इस पे इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यह आया इतना, यह आया इतना, फिर 2985, 4425 और 3450, टोटल कितना हो गया टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सेस सर, ये हो गया 1,08,037 रुपये, 78280, 138,638, 102,485, 151,925 और 118,450, ठीक है। जो मैंने आपको स्लैब टिक कराए हैं, पहले एज निकाली, उसके हिसाब से देखा कौन सा स्लैब लगेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर 11-12, 12-13 में वो 60 साल से कम था, तो जो हमारा ये वाला स्लैब है राइट साइड वाला, ये दोनों स्लैब लगेगा उस साल के लिए, ठीक है। ये 11-12 का और 12-13 का, उसके बाद 13-14 असेसमेंट ईयर 13-14 में वो 60 साल का हो चुका है, तो उस केस में ये वाला लगेगा, ठीक है, ठीक है सर। और जो इनकम टैक्स निकल के आएगा ये, उसके ऊपर हमें 3% और ऐड करना है। चलिए अब डिफरेंस निकालते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। इसके बीच में डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है। अच्छा सर, अभी निकालते हैं सर, 2 मिनट दे दीजिए बस। यह है सर 22,500, ये ठीक है, ठीक है। अब
इन दोनों के बीच में निकालिए, इन दोनों के बीच में। यह है सर 33,400 इतना। ऐड कर दीजिए तीनों को, कितना हो गया? 92,185। अब इसका मतलब क्या है? हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि हम जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आंसर निकाल देना, समझना है कि क्या है ये जो हमारा 92,185 आया, क्या चीज़ है ये, क्या है सर? अगर हमें एरियर उसी टाइम पे मिल जाता जिस साल का है वो, ये वाला उसी टाइम पे मिल जाता, ये उस टाइम पे मिल जाता, ये उस टाइम पे मिल जाता, उसकी वजह से जो मेरा एडिशनल टैक्स लेबिलिटी आती वो इतनी होती। अगर जो मुझे 3,45,000 अब मिल रहा है, अगर वो उसी टाइम पे मिल जाता जिस साल से रिलेटेड, तो उस टाइम पे मेरा एडिशनल टैक्स की लेबिलिटी इतनी होती, 92,185। बट अभी कितनी हो रही है? अभी कितनी हो रही है सर? अभी हो रही है 1,07,645 रुपये। उस टाइम पे मिलता तो 92,000 होता, अभी मिल रही है 1,07,000 हो गई। तो दो कितना अब टाइम गैप की वजह से कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है सर? दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। रिलीफ कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, 1,07,640 रुपये आई थिंक। देख लेते हैं सर। हाँ, माइनस 92,185, ये हो गया आपका 15,455 रुपये। इतना रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89। ठीक है, ठीक है सर। तो रिलीफ के बाद टैक्स कितना निकल के आएगा आफ्टर रिलीफ? सर इंक्लूडिंग एरियर था टैक्स पेबल, ये हमें टैक्स पे करना है 228,280 रुपये, 228,280। 228, 228,280 माइनस 15,455, 228,280 माइनस 15,455। तो ये आ गया आपका 2,012,825 रुपये। ठीक है, इतना टैक्स पेबल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। बस हमें देखना है कि जो एरियर मिला है अगर उसी टाइम मिल जाता तो कितना एडिशनल टैक्स निकलता उस टाइम पे, और आज मिल रहा है तो कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे अगर मिल जाता तो मुझे 92,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता, आज मिल रहा है तो 1,07,000। तो रिलीफ कितना मिलना चाहिए? 92 तो उसको देना ही देना है, उस टाइम पे भी देना था, आज भी देना है। एडिशनल कितना 92 के ऊपर देना पड़ रहा है सर? 1,07,000, 15,000। ठीक है, ठीक है। तो 1,07,000 में से 92 तो उस टाइम भी देना पड़ता आपको, उससे ऊपर जितना है वो रिलीफ मिल जाएगा। बस यही है आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं सैलरी के। अब हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जो जो एग्जाम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल नहीं है उनको एक बार देख लेते हैं।
लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAC अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। पहला है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन अगर हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है तो उसमें उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। HRA हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। स्पेशल अलाउंस में किसी की नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन चारों के, इन चारों को छोड़कर। ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू अ ब्लाइंड डीफ डम्प ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय। ठीक है, इन चारों को छोड़ के किसी की भी एग्जामेशन नहीं मिलेगी। फिर सेक्शन 16 में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन दोनों की डिडक्शन नहीं मिलेगी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विथ AB लिमिटेड on a monthly salary of rupees 25,000 per month and an entertainment allowance and commission of 1,000 per month। बेसिक सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 का मिल रहा है और कमीशन 1,000 का मिल रहा है। द कंपनी प्रोवाइड हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट। कंपनी उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दे रही है। क्या? अ कंपनी ऑन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन अ दिल्ली। दिल्ली में उसको कंपनी ने अपने कंपनी क्वार्टर दे रखे हैं रहने के लिए, और उसमें 2,40,000 के फर्नीचर कॉस्टिंग 240 वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त 2023। और उसमें क्या किया उन्होंने? फर्नीचर प्रोवाइड किया 1 अगस्त 2023 को 2,40,000 का। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अ पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2023 ऑन विच इट चार्जेस इंटरेस्ट एट 6.75% पर एनम। एक पर्सनल लोन दिया है कंपनी ने उसको 5 लाख का, जिसपे वो चार्ज कर रही है 6.75% पर एनम। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सारा का सारा लोन अभी भी वैसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, ठीक है सर। अज्यूम SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 वाज 12.75%। ठीक है, ठीक है सर। His son is allowed to use motorcycle belonging to the company. The company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1st May 2020. The motorcycle was finally sold to him on 1st अगस्त 2023 for 30,000। एम्प्लॉयर ने उसके बेटे को मोटरसाइकिल यूज करने के लिए दे रखा था जो कि कंपनी की थी। वो कंपनी ने 1 मई 2020 को खरीदी थी 60,000 रुपए की। फाइनली मोटरसाइकिल को उसको सोल्ड कर दिया, 1 अगस्त 2023 को सोल्ड कर दिया 30,000 रुपए में। वेरी गुड। फिर प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर एक्स ने 2,000 का पे किया। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 24-25 अज्यूमिंग एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब ऑप्शनल के अंदर निकालना है हमें, ऑप्शनल के अंदर निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। तो सॉल्व करें? बिल्कुल करते हैं सर, चलिए। पार्टिकुलर अमाउंट हमें कौन से टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करना है सर? डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट में नहीं करना है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है? 25,000। 12 महीने की कितनी हो गई? 12 महीने की कितनी हो गई सर? 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है इसको?
इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। तो कितना हो गया ये 12,000 रुपये। एक महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000। और कमीशन मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। तो ये भी हो गया 12,000। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए चेक कीजिए क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नहीं सर, ये तो ये प्राइवेट के साथ कर रहा है, ये भी लिमिटेड है। ठीक है, तीन चीज़ें ये कंप्लीट हो गई। हाँ, अब हमें निकालना है रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए वर्किंग नोट 1 और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, नंबर डालते चलते हैं, 1 2 3 4 5। वैल्यू ऑफ पर्सनल लोन, इसकी भी वर्किंग नोट डाल दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद आता है आपका, या इसको तो यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं ना, क्योंकि पेमेंट तो कुछ हुआ नहीं है। रेट ऑफ डिफरेंस कितना है, 12.5, ये सॉरी 1 सॉरी 12.75 माइनस 6.75 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, -6.75%। सर 6%। तो 6% के हिसाब से प्रिंसिपल में से कुछ पे तो हुआ नहीं। अगर पे होता तो फिर हम मंथली, मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल दे, लेकिन कुछ पे तो हुआ नहीं है, तो 6% के हिसाब से निकाल देते। कितने महीने के लिए लोन कब दिया है इसको, जुलाई में दिया सर। अप्रैल मई जून, 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए दिया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,000 पे 5 लाख पे 6% इंटू 9/12, 22,500। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है वर्किंग नोट में सॉल्व करना चाहें वर्किंग में भी कर लें, बट एक लाइन आइटम में उसकी कैलकुलेशन हो जाए तो ज़्यादा सही है। एक से ज़्यादा है तो वर्किंग नोट में ही दिखा दीजिए। उसके बाद आ गया हिज सन इज अलाउड टू यूज मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि मोटरसाइकिल उसका बेटा यूज भी कर रहा है, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट भी है, और मोटरसाइकिल को सोल्ड भी कर दिया, तो मोटरसाइकिल का यूज भी निकालेंगे, और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, जब मोटरसाइकिल ट्रांसफर करी सेल करी तो उसकी भी दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और देखिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, हिज सन इज अलाउड टू यूज मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी हैज परचेज दिस मोटरसाइकिल फॉर 60,000 ऑन ये, द मोटरसाइकिल was finally sold to him on 1 अगस्त फॉर 30,000। 1 अगस्त को सोल्ड कर दी। ठीक है, 1 अगस्त को सोल्ड कर दी। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे कि पूरे साल का यूजेज निकाल देंगे वो। ठीक है, 10% के हिसाब से जो यूज ऑफ मूवेबल एसेट में क्या होता है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं पर एनम, तो बच्चे पूरे साल का निकाल देंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 अगस्त तो मोटरसाइकिल उसी को सोल्ड कर दी, 1 अगस्त के बाद तो मोटरसाइकिल उसी की है, तो सिर्फ हम अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए यूजेज निकालेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए, यूज ऑफ मोटर साइकिल, 60,000 की परचेज करी थी। क्या क्या है यूज ऑफ मूवेबल एसेट में, सर लैपटॉप कंप्यूटर है तो नील, अदर एसेट है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, तो 10% निकाल लीजिए। कितने महीने के लिए यूज़ किया है, सर अगस्त तक किया है। ये 1 अप्रैल 2023 है, 1 अगस्त को सोल्ड कर दी, बाइक सोल्ड कर दी उसी को, तो सिर्फ 4 ही महीने यूज़ हुए, अप्रैल मई जून जुलाई, है ना जी सर। तो 4 महीने के लिए यूजेज निकालना है, निकाल लेते हैं। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये पूरे साल का यूजेज निकाल देंगे। कितना निकल गया है सर, 2,000 रुपये।
ठीक है। ओके सर। बस आई थिंक सारा कंप्लीट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे निकल गया ग्रॉस सैलरी। उसमें से हम लेस कर देंगे प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपये, और लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। भूल मत जाना स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि क्वेश्चन में आए ना और आप दे ही ना, क्या ये तो है था ही नहीं सर क्वेश्चन में। ये याद रखना है, ग्रॉस सैलरी में से ये माइनस होएगा 50,000। ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी नेट सैलरी। ठीक है। चलिए, तो हमारे इसमें क्या रह गया सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन का वो निकालना है हमें, वैल्यू। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या था रेंट फ्री अकोमोडेशन में, पहले देखना है कि ऑन्ड है या हायर पे ले रखा है। सर ऑन्ड है, तो ऑन्ड में क्या था, ऑन्ड में क्या था सर, अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी लेनी है। पॉपुलेशन अगर 15 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 40 लाख है, उस सिटी की पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये अमेंडमेंट आया है, इस हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये। ठीक है। इससे पहले जो होता था हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। ये चेंजेस आया हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए। ठीक है, तो हमें नया वाला जो स्लैब है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है। ठीक है सर। और अगर पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी। तो दिल्ली की पॉपुलेशन किसी को पता है कितनी है सर? 40 लाख से तो ज़्यादा है, इतनी तो पता है। आई थिंक दिल्ली के पॉपुलेशन जो है आपकी 3 करोड़ के आसपास है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है 3 के आसपास है, 3 करोड़ के आसपास, तो 40 लाख से तो ज़्यादा है। तो क्या निकालेंगे, 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे, सैलरी का मतलब होता है और मॉनेटरी बेनिफिट इसमें एक्सक्लूडिंग, जो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह कुछ मिला है उन सबको छोड़ के, और परक्यूजिट की वैल्यू छोड़ के। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 लाख, ये ये परक्यूजिट आ जाएगा, ये भी परक्यूजिट आ जाएगा, परक्यूजिट आ जाएगा, प्लस 12,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 3,24,000। ठीक है, इसका 10% निकालिए, 10% ऑफ 3,24,000, 32,400 यहाँ डाल दीजिए आप। ठीक है। तो अब ग्रोस सैलरी निकाल लेते हैं। सर एक चीज़ छोड़ दिया आपने, यूज़ तो निकाल दिया सर, उसका भी तो निकालना है अपने को। क्या, मोटरसाइकिल में सर यूज़ तो निकाल दिया आपने, सोल्ड भी तो करिए सर मोटरसाइकिल। हाँ, इसको भी तो हमें नोट करना है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर साइकिल, वर्किंग नोट 2 डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। चलिए वर्किंग नोट 2 करते हैं। तो अगर जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम वैल्यू। सर पहले देखेंगे कि एसेट कौन सा है। अगर लैपटॉप
कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके इसमें 50% डेप्रिशिएटेड वैल्यू के हिसाब से ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर हम निकालेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो है नहीं है। फिर सर मोटर कार है तो सर 20% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज निकालेंगे। क्या मोटर कार है? नहीं सर। तो क्या है? मोटरसाइकिल है, तो अदर वाले में आ जाएगा ये। परक्यूजिट क्या होगा? 10% ऑफ 10% पर एनम ऑन SLM basis for each completed year of uses। ठीक है, इसने कब परचेज करी है? 1 मई 2020 को। कितने की? 60,000 की। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहाँ से लेके 1 साल कंप्लीट कब हो रहा है। 21 हो गया, 22, 23। ट्रांसफ़र कब किया है? 1 अगस्त को किया, आई थिंक। सर ट्रांसफ़र किया है 1 अगस्त को 30,000 में। ठीक है, तो कितने कंप्लीटेड ईयर हो रहे हैं सर? यहाँ से 1 साल, यहाँ से 2 साल और यहाँ से लेके 3 साल। 3 साल कंप्लीटेड ईयर हो रहे हैं। तो हमें 10% SLM पे निकालना है, तो 60,000 का 3 साल के लिए निकाल दीजिए। कितना हो गया? 18,000। 42,000 डेप्रिशिएटेड वैल्यू बची इसकी। ठीक है, 3 साल यूजेस के बाद इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू 42,000 बची। और उसको बेचा कितने में है सर? 30,000 में सोल्ड कर दिया है। सोल्ड कितने में किया है सर? 30,000 में। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है सर? 12,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो 12,000 यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। सर एक चीज़ और छूट गई सर। क्या सर? फर्नीचर भी तो है सर। हाँ, फर्नीचर भी करते हैं, चलिए। 2,40,000 का फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है सर। इसके साथ ये तो सर ये निकल गया वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड। अब इसके साथ फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देंगे। 2,40,000 का है 10% के हिसाब से। कितने महीने के लिए यूज़ हुआ है? अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना है अपने को। शायद अगस्त में प्रोवाइड किया है उसने। अगस्त में प्रोवाइड किया है 1 अगस्त को, तो उससे पहले यूज़ नहीं किया उसने। हाँ सर, तो 8 महीने के लिए निकलेगा। 2,40,000 इंटू 8/12। 2,40,000 के ऊपर 10% इंटू 8/12, ये आया आपका 16,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 32,400 प्लस 16,000, 48,400। अब इसको चाहे आप इसके साथ दिखा सकते हो या इसके अलग अलग से भी दिखा सकते हो। वैल्यू ऑफ फर्नीचर को साथ में ही दिखा देते सर। 48,400। चलिए अब ऐड करते हैं कितना आ रहा है। हम ग्रोसरी निकालते हैं, कितनी निकल के आ रही है। ओ माय गॉड, चलिए 3,00,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 48,400, 225, 2,000, 12,000, यह है आपका 48,900। उसमें से माइनस कर दीजिए आप 52,000। 356,900। ठीक है, इतनी आई नेट सैलरी।
सर वहाँ पे तो आंसर कुछ और लिखा हुआ था, इसको आप गलत, ये आंसर गलत हो गया है अब, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन का पहले 15% के हिसाब से कैलकुलेट किया था, पुराने वाले वैल्यूएशन रूल के हिसाब से। अब नया आ गया है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम नए के साथ करेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसको काट दीजिए, 356,900। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है सर, चलिए दूसरा क्वेश्चन। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन बेटा लिमिटेड, furnished you following information for the year ended 31st March 24। बेसिक सैलरी अक्टूबर तक 50,000 थी, उसके बाद 60,000 हो गई एक नवंबर से। ठीक है, नोट सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस जो है 1 मंथ सैलरी का मिलता है, पेड इन अक्टूबर 23 ऑन अ बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। मतलब अक्टूबर 23 का जो भी बेसिक प्लस डीए होगा, उसके ऊपर 1 महीना हमें कैलकुलेट करके निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ अ एम्प्लॉय इज एट 16% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,500, ऑफ विच ₹2,000 वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। 2,500 था, जिसमें से 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किया, 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किया था। ठीक है, ठीक है सर। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू बालाजी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 45,000 और कंप्यूटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी नील, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करने की कोई भी परक्विजिट नहीं होती है। देन लैपटॉप और कंप्यूटर कितना है, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। बट लैपटॉप और कंप्यूटर के केस में अगर यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो नील होगी उसकी परक्विजिट वैल्यू। मोटर कार ऑन्ड बाय अ एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन की 1.6 लीटर, एक्सीड कर गई उससे, मतलब बड़ी गाड़ी है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम नवंबर 1 नवंबर 2023, मीन फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। रिपेयर एंड रनिंग expenses of 45,000 from 1st November to 31st March were fully made by the employer. The motor was self driven, ड्राइवर के साथ नहीं मिला था। ठीक है, इसका भी देखते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन, वन डॉटर 7 साल की थी और उसके बाद जुड़वा है 3 साल के। ठीक है, कॉस्ट है 30,000 अडल्ट के लिए, 45,000 बच्चों के लिए। वेरी गुड। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी वो निकालना है, और कितना टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, फिर साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम तो तैयारी बैठे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, पार्टिकुलर, सर कैलकुलेशन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के हिसाब से करना है कि ऑप्शनल के हिसाब से, क्या लिखा हुआ है? ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, डिफॉल्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, तो ऑप्शनल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अक्टूबर तक 50 है, उसके बाद 60 हो गई। अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं सर? सर 50 महीने होते हैं, सॉरी 7 महीने होते हैं सर, प्लस 60,000 हो गए 5 महीने के लिए। कीजिए कितना होता है सर? ये हो गया 3.5 लाख, ये हो गया 3 लाख, टोटल हो गया आपका 650। ठीक है, उसके बाद डीए, डीए कितना है सर? 40% ऑफ बेसिक सैलरी।
बेसिक सैलरी। तो 640 का 40% निकालिए, सॉरी 6,50,000 का 40% निकालिए, कितना होता है सर? 2,60,000। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद बोनस। बोनस क्या बोलता है? बोनस का क्या है सर? 1 महीने का बोनस दिया है अक्टूबर मंथ के हिसाब से, डी और बेसिक का। तो 60,000 बेसिक है, उसका 20% 40% निकालिए 60,000 का पहले, सर 24,000। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। ठीक है, अक्टूबर में पे हुई है, तो अक्टूबर का जो बोनस होगा आपका, अक्टूबर में कौन कितना था आपका सर? 50,000। 50,000 का 20% 40% निकालिए सर, 20,000। 20,000 प्लस 50,000, 50,000 बेसिक और 20,000 डी ए, 40% ऑफ बेसिक, 70,000 बोनस हो गया। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कितना कर रहा है ये? 60% के हिसाब से कर रहा है सर। बेसिक का निकालिए, 60% कितना आता है? 16% ऑफ बेसिक निकालिए, कितना आता है सर? 640 का 16% निकालते हैं, ये आया सर, सर ये आया आपका 1,04,000। ठीक है, मैक्सिमम कितना अलाउड है सर? 12%। उससे ऊपर जितना होगा वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा, तो 12% तक की एग्जामेशन मिल जाएगी इसको। एग्जाम्प्ट कितना है? 12% तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर, तो 12% निकाल लीजिए, 78 इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। तो नेट टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,04,000 माइनस 78,000, 26,000। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, फिर प्रोफेशनल टैक्स का था। हाँ सर, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 पे किया, जिसमें से जिसमें से 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किया। तो प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे करता है उसको हम पहले ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करते हैं, फिर डिडक्ट करते हैं, तो 2,000 ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है सर। फिर लैपटॉप और कंप्यूटर का, लैपटॉप और पीसी का सन्निल। अगर लैपटॉप और पीसी यूज़ करने के लिए देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? नील। लेकिन इसके अलावा कोई और मूवेबल एसेट देता है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, लैपटॉप और पीसी के केस में नील है। ठीक है सर। फिर मोटर कार दी है सर, मोटर कार भी दे रखी है सर। देखते हैं मोटर कार में क्या लिखा हुआ है। मोटर कार और एलटीसी बच गया। मोटर कार, मोटर कार ऑन बाय एम्प्लॉयर। गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। रिपेयर मेंटेनेंस कौन बियर कर रहा है सर? एम्प्लॉयर कर रहा है। यूज़ किसके लिए हो रहा है सर? पार्टली हो रहा है। हाँ, और गाड़ी सेल्फ ड्राइवन है, और गाड़ी की कैपेसिटी क्या है सर? 1.6 लीटर इंजन से ज़्यादा है। तो जहाँ पे दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज़, वहाँ पे अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंस भी वही बियर कर रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस, उस केस में अगर छोटी गाड़ी है, 1.6 लीटर सीसी तक का इंजन है उसका, तो आपका 1,800, और उससे ज़्यादा का है तो 2,400 पर मंथ क्या बन जाएगा?
परक्यूजिट की वैल्यू बन जाएगी। तो इंजन कितना है सर? सर बड़ी गाड़ी है सर, 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा का इंजन है इसका। तो 2400 पर मंथ इंटू कितना मंथ के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या? नवंबर से दिया है सर, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने के लिए। कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए सर। ये होता है आपका 12,000। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है आपका लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी। एम्प्लॉयर ने उसको एलटीसी भी दिया है, जिसका कॉस्ट है आपका, इकोनॉमी फेयर से गए हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 अडल्ट के लिए है और 45,000 3 बच्चों के लिए है, जिसमें से जो पहला बच्चा है 7 साल का, उसके बाद ट्विंस है। वैसे तो एलटीसी की जो एग्जाम्पशन है 2 बच्चों तक पे मिलती है, लेकिन अगर मल्टीपल बर्थ है आफ्टर 1 चाइल्ड, एक के बाद जुड़वा हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, तो उस केस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, चाहे कितने भी हो। तो सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एलटीसी सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिए कितना आता है, ऐड कीजिए इसको, ऐड कीजिए कितना आ रहा है आपका। ये आ रहा है सर, सर 10,20,000। ये आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी, क्या आ गई? ग्रॉस सैलरी आ गई सर। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे सर? इसमें से माइनस कर देंगे हम प्रोफेशनल टैक्स। 2,500। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 50,000 को भूल जाएंगे डिडक्ट करना। याद रखना है, क्योंकि इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको। यह है आपका, माइनस कीजिए 969,500, यह गई इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद से करना है, आंसर दे रखा है। फोर्थ होमवर्क, ये है फोर्थ आपका, सॉरी फोर्थ। ठीक है, फोर्थ नंबर डालना रह गया यहाँ पे, फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर हो गया फिफ्थ। ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है, आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है समझाने वाला, आप आराम से कर सकते हो। पहले हमें देखना है कि कौन सा टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया मैं तो हुई, बट आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन है उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन टू शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में दे रहा है। ठीक है, ठीक है सर। मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ रामा एंड कंपनी इन गुड़गांव। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन फर्स्ट फर्स्ट 2023, 1 जनवरी 2023 को उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। ऑन अ स्केल ऑफ 20,000, 1,000 और 30,000। ये क्या है सर? ये क्या है? ये तो बहुत ही कन्फ्यूजन सा लग रहा है सर, अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, चलो। ही इज पेड 10% DA, 10% DA मिल रहा है, एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे, एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन अ सैलरी ऑफ March
एवरी ईयर। मार्च में जो भी सैलरी होती है उसका एक मंथ का बोनस मिलता है उसको। ही कंट्रीब्यूट 50% ऑफ हिज पे एंड डीए टुवर्ड हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। वो कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, करता है, अच्छी बात है। कंपनी भी करती है सेम अमाउंट। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक पे फॉर ए रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। डीए के साथ कंडीशन अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है सर। ही इज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी विच हैज बीन टेकन ऑन अ रेंट बाय द कंपनी एट 10,000 पर मंथ। अच्छा। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ फॉलोइंग फैसिलिटी। लैपटॉप दे रखा है उसको 50,000 का। मेडिकल ट्रीटमेंट था भाई का, 25,000 उसका दे दिया। मंथली सैलरी ऑफ 1,000 रुपये ऑफ अ हाउस कीपर इज रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। हाउस कीपर भी रखा हुआ है इसका घर पे, उसका 1,000 रुपये हर महीने देती है कंपनी। गिफ्ट वाउचर 10,000 का दिया है ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, बहुत अच्छी बात है सर। कन्वेंस अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ देती है। टुवर्ड एक्चुअल रिम्बर्समेंट स्पेंड ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। एक्चुअल रिम्बर्समेंट के बेसिस पे देती है। 1,000 रुपये उसका खर्च होता है, उसके बेसिस पे देती है। हिज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ विच प्रीमियम 5,000 पेड बाय द कंपनी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हिज गेटिंग टेलीफोन अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल को समझते हैं, स्केल का क्या मतलब है। ये जो 20,000, पहले मेरे भी समझ में नहीं आता था, जब मैं आईपीसीसी में था तो मेरे भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, क्या मतलब है, इस स्केल का मतलब है कि अभी जब ज्वाइनिंग के टाइम पे उसको बेसिक सैलरी है 20,000 रुपये, और हर साल उसका 1,000 रुपये बढ़ेगा अप टू 30,000, जब तक वो उस ग्रेड में है। अगर प्रमोशन होके मान लीजिए अकाउंट्स ऑफिसर ज्वाइन किया है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन गया, तो बेसिक पे ऊपर चला जाएगा, तो फिर उस पे के हिसाब से मिलेगा उसको। अगर इसी पे में, अगर ये इसी पे बैंड में रहता है तो मैं हर साल उसका 1,000 1,000 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, जब उसका एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल 1,000 1,000 रुपये बढ़ता जाएगा। जैसे 20 से 21 22 ऐसे बढ़ता जाएगा अप टू 30,000, अप टू 30,000 अगर वो उसी ग्रेड में रहता है। ठीक है, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं जाएगा अगर उसी ग्रेड में रहेगा तो। ओके सर, तो डायग्राम बना लेते हैं हम। 31/3/24। ठीक है, ठीक है सर, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2023 को इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 20,000 पे। कंप्लीट कब कर रहा है सर, 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को इसका एक साल कंप्लीट हो जाएगा, तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 21,000। ठीक है, तो 9 महीने इसकी जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी, 20,000, 9 मंथ्स के लिए, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, और फिर जनवरी से लेके मार्च तक। सर 2 लाख कर दिया आपने, तो एक जीरो काट दो, हटा दो एक जीरो, 21,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने के लिए 21,000 बेसिक पे हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं अब। चलिए सर सॉल्व करते हैं।
particulars amount basic पे 20,000 इंटू 9 प्लस 21,000 इंटू 3। कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। सर 243, 2,43,000। DA निकाल लीजिए सर, 10% ऑफ बेसिक पे है तो ये हो गया 24,300। ठीक है, ठीक है सर। बोनस सर मार्च की सैलरी का मिलेगा इसको बोनस। मार्च का बेसिक सैलरी कितना है, 21,000 रुपये। तो 21,000 इसको सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगी मतलब। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन है आपका, DA और बेसिक का 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसमें भी 12% तक है। उसमें DA प्लस बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस फिक्स परसेंटेज और कमीशन अलाउ होता है, 12% तक का कर सकता है अगर DA के साथ कंडीशन अटैच्ड है। तो यहाँ पे कंडीशन अटैच्ड है तो 15% कर रहा है, मैक्सिमम कितना कर सकता है सर, 12%। तो 3% निकाल लीजिए, 243 प्लस 24,300, इसका 3% निकाल लीजिए, यह है सर 8,019 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद है आपका टेलीफोन अलावेंस। 500 रुपये हर महीने मिल रहा है इसको टेलीफोन अलावेंस। तो कितना हो गया सर, 6,000 रुपये। मेडिकल रिम्बर्समेंट कितना है सर, 25,000 भाई का हुआ है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। गिफ्ट की वैल्यू सर, कितने की गिफ्ट दी है, गिफ्ट कितने का दिया है सर, 10,000 का। कितने का दिया है गिफ्ट, कितने का दिया है गिफ्ट, गिफ्ट 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 दिया है सर 10,000 का। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, पूरा का पूरा 10 भी टैक्सेबल कर सकते हैं और 5,000 तक एग्जाम्प्ट होता है तो 5,000 ही टैक्सेबल कर सकते हैं। तो हम माइनस वाला लेके चलते हैं जिसमें एम्प्लॉय को बेनिफिट है। 5,000 हाउस कीपर का वो सैलरी देते हैं। वैल्यू ऑफ सर्वेंट 1,000 रुपये, 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद निकालना है रेंट फ्री अकोमोडेशन। सारी चीज़ें हो गई, टेलीफोन हो गया, ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है ये आपकी एग्जाम्प्ट होती है, इसका प्रीमियम जो पे करता है एम्प्लॉयर वो एग्जाम्प्ट होता है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और तो कुछ रहा नहीं, टेलीफोन ले लिया, ऊपर से चलते हैं। बेसिक ले लिया, DA ले लिया, बोनस ले लिया, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप 50,000 की एग्जाम्प्ट है, इसको लेने की जरूरत है नहीं।
रेंट फ्री एकोमोडेशन 10,000 पर मंथ पे लिया है इसने, ठीक है। अभी तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट 25,000 ले लिया, हाउसकीपर ले लिया, गिफ्ट वाउचर ले लिया, कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस आएगा सर। कन्वेंस अलाउंस में के केस में जितना मिला और जितना खर्चा हुआ दोनों में जो भी लोअर होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो जितना मिला उतना ही खर्चा हो गया, तो कन्वेंस अलाउंस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका। कन्वेंस अलाउंस भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन बच गया। अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट 1 डाल देते हैं, ठीक है सर, और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया वर्किंग नोट 1। अगर एम्प्लॉय का खुद का है, ओन्ड है, तो उस केस में सर लेते हैं 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी और 5% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी कब लेते हैं? उस सिटी की पॉपुलेशन जब उस सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा हो। 7.5% ऑफ सैलरी कब लेते हैं? जब उस सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 40 लाख तक है। और अदर केसेस में 5% ऑफ सैलरी लेंगे। और अगर कंपनी ने जो प्रॉपर्टी है किसी और से लीज पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, उस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना रेंट है, रेंट और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी आपका लोअर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी पर क्यूजिट की, ठीक है। तो रेंट कितना है सर? रेंट है 10,000 पर मंथ, तो ये हो गया 1,20,000 पूरे साल का। और सैलरी 10% ऑफ सैलरी, सैलरी यहाँ पे क्या क्या लेंगे हम, सैलरी क्या क्या लेंगे, सर सैलरी के लिए लेंगे हम, एक तो सर बेसिक पे ले लेंगे, ठीक है, डीए ले लेंगे, ठीक है, बोनस ले लेंगे और टेलीफोन अलाउंस ले लेंगे 6,000 का, ठीक है। इन चारों को ऐड करने के लिए क्या क्या लिया हमने, ये और ये, बाकी ये आपका मॉनिटरी जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको नहीं कंसिडर करते, परक्यूजिट है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इतना हो गया सर। चलिए, चलिए, तो 2943 ये हो गया आपका 430। तो दोनों में से लोअर कौन सा है सर? ये वाला लोअर है, 29,430। उनतीस 430, तो यहाँ तक ऐड कर दीजिए, कितना आता है हमारा, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। ऐड कीजिए कितना आता है, ये आएगा सर 373,749। उसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, तो ये आ जाएगा हमारा 3,23,749। ये हो गई नेट सैलरी, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा सैलरी चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, प्लस प्लस जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको दोबारा से करना है, उसको दोबारा से करना है। और जहाँ पे भी डाउट लगे, जहाँ भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे तुरंत पूछेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट है या कुछ क्वेरी आता है तो आप मेरे
नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 7631399189। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सैलरी चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।